सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि हम लोग इसका प्री एग्ज़ाम में भी अच्छा मार्क्स ला सके और मेंस का एग्ज़ाम जिसका पैटर्न सेम है प्री के एग्ज़ाम की तरह, तो मेंस के एग्ज़ाम में भी हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। इसके लिए हम लोग कैसे एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन, कैसे हम लोग अपना नॉलेज को बूस्ट करें, कैसे पढ़ना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और एक चीज़ और, एग्ज़ाम इसका आ गया है डेट, बिहार एसआई का एग्ज़ाम का डेट आ गया है। तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तैयारी अपनी जारी रखिए। प्री में तो उतना नहीं कर पाया क्योंकि बीच में मेरा 1 महीने का ट्रेनिंग हो गया था और इसके बाद मैं बीमार पड़ गया था, तो वीडियो बीच में नहीं आ रहा था। लेकिन अब वीडियो आएगी कंटिन्यू, हर 2 दिन पे एक वीडियो आएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और इसी को सीखते सीखते हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1275 एसआई PYQ का जो 17 दिसंबर को हुआ था, इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, उसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया मैंने, तो टेक्स्ट बुक से डाउनलोड किया है, वहाँ पर मुझे क्वेश्चन मिल गया है। तो एक्सप्लेनेशन अगर क्वेश्चन मेरे सामने रखा हुआ है तो एक्सप्लेन करने में मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए, ये 5वां आसियान सम्मेलन की बात कर रहा है। तो 5वां आसियान सम्मेलन हुआ था 2023 में। क्या देखिए, ये 2023 की बात कर रहा है। तो 2023 में जो हुआ था वो हुआ था कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर में। ठीक है, तो चूंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हुआ तो आपको तुरंत जाके क्या देखना है, समिट्स, शिखर एवं सम्मेलन आपको उठा लेना है। और जो भी समिट्स हुए हैं, जैसे ब्रिक्स के सम्मेलन कहाँ होंगे, G20 के सम्मेलन कहाँ होंगे, ठीक है, उसके बाद आपको G7 तो हालांकि आजकल नहीं होता है, सार्क का कहाँ पर होगा, बिम्स्टेक कहाँ होगा। ठीक है, इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे वो आपको देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाकर इसी टाइप के क्वेश्चन को कर लेना है, करंट अफेयर्स। और बुक कौन सा आप सेलेक्ट कीजिएगा, प्रेफर है एडुटेरिया कीजिए। इससे दरोगा 100%, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, या आप स्पीडी के बुक भी फॉलो कर सकते हैं। यही दोनों बुक है जो काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको आज का टॉपिक क्या हो गया, शिखर सम्मेलन। जाके तुरंत करंट अफेयर्स देख ही लीजिएगा, लेट मत कीजिएगा, सीधा आपको क्या करना, टॉपिक लिखना है, उसको पढ़ लेना है। आप समझिएगा इसकी थीम क्या थी, जो 5वां आसियान, तो थीम भी पूछ सकता है। थीम थी इसकी स्ट्रेंथनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड आसियान इंडिया इकोनॉमिक। जो भी है आसियान का बात करें तो आसियान की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, 1967 में इसका गठन होता है। और किस घोषणा के द्वारा, बैंकॉक घोषणा है, इसके द्वारा इसका गठन होता है। ठीक है, और आसियान दिवस भी मनाया जाता है 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। और बात करें तो आसियान का अपना हेडक्वार्टर है, कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में। और इसी को बोलते हैं आसियान का सचिवालय भी कहा जाता है। और बात करें कि आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, जब भी कोई चीज़ बनता है तो उसका एक ध्येय वाक्य होता है, आदर्श वाक्य होता है। तो आसियान का आदर्श वाक्य की बात करें तो ये है वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। यही वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है। और आसियान का संस्थापक देश भी पूछ जाता है कभी कभी। तो आसियान के संस्थापक 5 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। IMPST याद रखिएगा, ये संस्थापक देश हैं, ये आसियान के संस्थापक देश हैं। और बात करें तो आसियान में अभी 10 मेंबर हैं, तो ये 5 मेंबर तो हैं ही। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या, ब्रुनई है, वियतनाम। जो भी देश मैं बता रहा हूँ इसकी राजधानी भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि बिहार में राजधानी भी पूछता है। इसके बाद लाओस, इसके बाद आपको म्यांमार, और म्यांमार के बाद कंबोडिया। तो 5 संस्थापक देश जो मैंने आप बताया, IMPST। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। IMPST के अलावा ये 5 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। तो टोटल 10 मेंबर हो गए, 5 संस्थापक और 5 बाद में जुड़े।
ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन में इतना एक्सप्लेनेशन। आते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन में। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है, कितनी है? देखिए अगर बात करें विधानसभा की बात करें, इसमें एक मिनिमम संख्या होता है और एक मैक्सिमम संख्या होता है। तो विधानसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 170 के तहत किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों का जो मिनिमम संख्या है वो है 60 और मैक्सिमम संख्या है वो है 500। आपको विधान परिषद का कमेंट करके बताना है कि मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको पूरे डिटेल में अच्छे से पॉलिटी के लेक्चर में बताया है। अगर किसी को भी डाउट हो जाके मेरा पॉलिटी वाला लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 371 का बात करें, 371 इसमें क्या है? कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान जैसे मिजोरम में आपको 40 सीट है, तो यहाँ मिनिमम 60 वाला फॉलो नहीं करता है। सिक्किम में आपका 32 है, गोवा में आपका 40 है, दिल्ली में आपका 70 है, पुदुचेरी में आपका 30 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 60 से कम वाले आपको सारे याद रख लेना है। इसके अलावा बात करें जो राज्य विधानसभा होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 ईयर, 5 साल इसका कार्यकाल होता है। विधानसभा में मेंबर जितने भी होंगे, हर राज्य का अपना मेंबर होगा, लेकिन सब राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद किस किस राज्यों में है वो आपको कमेंट करके बताना है। आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, कैसे गठन होता है वो भी आपको कमेंट करके बताना है। मैंने बताया था कि विधानसभा में कितना लोग इसको किस बहुमत से पारित होगा और पार्लियामेंट में किस बहुमत से पारित होगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद को लाना है तो वो आप लोग देखिएगा एकदम ज़रूर। क्या ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। और बात करें 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसमें 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो भी अभी परिसीमन आयोग है वो अपना लिमिट कब तक कर दिया? 2026 तक। यानी कि जो भी अभी सीट है, चाहे वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, वो सीट 2026 तक सेम रखा गया है। यानी जो अभी है वो 2026 तक वही रहेगा। अब सीट नया बनेगा 26 के बाद। आगे बात करते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो आर्टिकल 173 बोलता है। ठीक है, वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधानसभा कहाँ पर है? तो यूपी में है। कितनी सीट है? 403। और मिनिमम कहाँ है? तो बताए थे सिक्किम में 32 है। सिक्किम में सबसे कम 32 है, गोवा में 40 है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, और बात करें आर्टिकल 332 क्या बोलता है? आर्टिकल 332 बोलता है कि जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा में SC और ST को आरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 332 बोलता है। आपको कमेंट करना है लोकसभा में SC ST का आरक्षण बताइए, विधानसभा में OBC का आरक्षण और लोकसभा में OBC का आरक्षण, ऐसा कोई है प्रावधान तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके लिए? सामूहिक रूप से वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली वो राष्ट्रपति के प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा इंडिविजुअली और लोकसभा के प्रति कंबाइंडली, सामूहिक रूप से। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका यहीं पर आंसर हो गया। लेकिन क्या इतना ही पढ़ के हो जाएगा? नहीं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान का आर्टिकल 75 स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है, आर्टिकल 75 ये प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ है कि मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेवारी होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक का जिम्मेवारी, लोकसभा के प्रति वो संयुक्त जिम्मेदारी होगा। सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब यह है कि मंत्रिमंडल का कोई भी निर्णय होगा वो केंद्रीय मंत्रियों और अन्य मंत्रियों के लिए वो बाध्यकारी होगा। वो मंत्रिमंडल का निर्णय होगा उसको मानना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आर्टिकल 75 का 2 भी बोलता है, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का बात करता है, वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर इंडिविजुअली उसको कुछ भी करना है तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। वो कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री के परामर्श या अनुशंसा के आधार पर ही हटाता है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा नहीं सकता है। ये प्रधानमंत्री
ये तो लोकसभा में हुआ। विधानसभा में यही चीज़ हो जाएगा कि सीएम के अनुशंसा के बिना राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल हो जाएगा। तो यही चीज़ जब सेंटर में था तो यहाँ लोकसभा था, और राज्य में होगा तो विधानसभा हो जाएगा। और इंडिविजुअली अगर बात करें तो राष्ट्रपति था, तो राज्य में ये राज्यपाल हो जाएगा। यही चीज़, और कोई बात नहीं है। और मंत्रिपरिषद जानते हैं, मंत्रिपरिषद जो है में जो भी मंत्री होगा, मंत्री 3 तरह का होता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक राज्य मंत्री, और एक होता है उप मंत्री, ठीक है। तो ये 3 तरह का मंत्री होता है। तीनों मंत्री के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है कि मतलब कोई भी जो भी मंत्रिपरिषद होगा उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, यानी कि प्रधानमंत्री उसका हेड करेगा, और यह राष्ट्रपति को उसके कार्य में सलाह भी देगा, ठीक है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों शब्द अलग है। मंत्रिमंडल दोनों एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें एक अंतर है। मंत्रिमंडल जो है, देखिए मंत्रिमंडल क्या है? एक लघु निकाय है, छोटा बॉडी है, जबकि मंत्रिमंडल में कम से कम 15 से 20 मंत्री होगा बस, लेकिन मंत्रिपरिषद में ज़्यादा मिनिस्टर होगा। मंत्रिपरिषद का ही एक पार्ट है मंत्रिमंडल। और याद रखिएगा, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होगा, और इसकी व्याख्या 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 352 में शामिल किया गया है। इसकी व्याख्या है, आप लोग देख लीजिएगा। और आर्टिकल 352 है क्या? प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें आर्टिकल 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, इसकी व्याख्या आर्टिकल 352 में की गई है। आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके? राष्ट्रीय आय बराबर होती है, इसका आंसर हो जाएगा NNPFC, यानी कि जो आपका नेट नेशनल इनकम होगा, ठीक है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होगा। यानी कि जब भी हम लोग NNP की गणना करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य पर, तो वो आपको राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जब भी हम लोग NNP आपको क्या है, फैक्टर कॉस्ट पे जब कैलकुलेट करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, ठीक है। NNP से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। याद रखिएगा, इसमें किसको घटाया जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाएगा, याद रखिएगा, घटाया जाएगा। और क्या जोड़ा जाएगा? परिदान या फिर सहायकी को, इसको जोड़ा जाएगा। यानी कि जो भी नेशनल इनकम होता है, इसका फॉर्मूला बता रहे हैं, जो भी नेशनल इनकम होगा वो बराबर होगा NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज़ का मतलब परिदान या सहायकी। तो ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए, कभी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। और याद रखिएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि लागत मूल्य। NNP अगर लागत मूल्य पर ले रहे हैं वही होता है हमारा राष्ट्रीय आय, बस इसको याद रखना है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, छोटा चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में याद रखना है जो आपको मार्क्स दिलाएगा। अगला है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिए, राष्ट्रपति तो है, प्रधानमंत्री भी है, महान्यायवादी भी है, लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसमें शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में भारत के नियंत्रक कैग शामिल नहीं है। भारतीय संघीय कार्यपालिका का निर्माण में कौन कौन होगा? एक तो प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होगा, प्रधानमंत्री होगा, महान्यायवादी होगा। ये 4 चीज़ होगा, इस 4 चीज़ को आपको याद रखना है। और यही प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा को मिला दीजिएगा तो ये तीनों मिलके पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। भाग 5 जो है संविधान का, जो भाग 5 है, पार्ट 5 वो आपको आर्टिकल 52 से 78 तक है, 52 से 78 तक है। इसमें कहीं भी कैग का जिक्र नहीं है, लेकिन आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का जिक्र है। इसीलिए याद रखिएगा, जो केंद्र वाला पार्ट है 52 से 78 है, यानी कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है। लेकिन कैग का बात करें, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है, तो कैग इसमें नहीं है, ये बात को याद रखना है। आगे बात करते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगा?
विधायिका के प्रति। क्यों? अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा। और बात करें संघ की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति को, उसकी जो शक्तियाँ वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। यानी कि जो क्या बोलते हैं नॉमिनल हेड है, ठीक है, नाम मात्र का प्रधान वो है हमारा राष्ट्रपति, लेकिन रियल हेड जो है वो है हमारा प्रधानमंत्री, ये वास्तविक प्रधान है। और बात करें आर्टिकल 52 में के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 53 जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है वो शासन का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति का वही प्रयोग करता है। आर्टिकल 75 का 1 अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा एज ए प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। यानी कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही बनेगा हमारा पीएम, ये बोलता है आर्टिकल 75 का 1। और पीएम की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति यानी कि हमारे प्रेसिडेंट, यही बात बोलता है। आगे बात करें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बात करें तो आर्टिकल 148 से 151 तक जिक्र है। कहीं भी पार्ट 5 में भाग 5 में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि भाग 5 जो है वो 52 से 78 तक ही है, और ये 148 जो है ये राज्य वाले में चला जाता है, इसीलिए इसको हटा दीजिए। आगे बात करते हैं लोक वित्त का संरक्षक होता है ये कैग जो है, कैग ये लोक वित्त का संरक्षक होगा। और बात करें ये लेखा परीक्षण करेगा, लेखा विभाग का मुखिया होगा। और याद रखिएगा कैग के लिए राज्य में कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, ये जिस प्रकार कैग सेंटर में है उसी प्रकार कैग जो है वो हमारे स्टेट में भी है। लेकिन स्टेट में ये क्या करता है, कैग महालेखाकार की नियुक्ति करता है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि सारा ऑडिट वाला रिपोर्ट अपना कैग को देता है। तो ये आप एक याद रख लीजिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो ई सार्स मोबाइल ऐप, ये तो देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ई सार्स जो है उस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। कौन योजना के तहत? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना दय, और NRLM यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड है ना, लिवलीहुड मिशन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग जो प्रोडक्ट बनाती थी उस प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिक्री करने के लिए ये ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। फिर देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको यहाँ बता देता है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ऐसा प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछेगा कि फलना खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। तो जब तक आपको ऐसा प्रश्न, हालांकि रुद्राक्ष पाटिल का बात करें तो ये संबंधित है आपका निशानेबाजी से, लेकिन क्या इसी से आपका काम होगा? नहीं, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, निशानेबाजी में और कौन कौन प्लेयर है? अभिनव बिंद्रा है, याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा और मनु भाकर, श्रेयसी सिंह जो बिहार में के जमुई जिला से बिलोंग करती है, गगन नारंग, ठीक है, अंजलि भागवत, ठीक है, सौरभ चौधरी, ठीक है, अपूर्वी चंदेला, राही सरनोबत और अवनी लखेरा। इतने प्लेयर का नाम आप याद रखिए निशानेबाजी में। इसके बाद बात करते हैं मुक्केबाजी में आपको किसका किसका नाम रखना? मैरी कॉम, सबसे पहले तो मैरी कॉम, फिर निखत जरीन बहुत फेमस है, फिर लवलीना बोरगोहन, फिर उसके बाद विजेंद्र सिंह, फिर अमित पंघाल, फिर पूजा रानी, फिर सरिता देवी और मोहम्मद अली का भी नाम आपको याद रखना है। कुश्ती की बात करें तो कुश्ती में आपको किसका नाम याद रखना है? तो विनेश फोगाट, ठीक है, रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, ठीक है, केडी जाधव और बबीता कुमारी। इतना आदमी का नाम आपको कुश्ती से याद रखना है। अब बचा तीरंदाजी में भी आपको नाम याद रखना है। दीपिका कुमारी किस स्टेट से आपको कमेंट करना है। जयंता तालुकदार, एक है लिम्बा राम, फिर अभिषेक शर्मा क्रिकेट में है। डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा वेन्नाम, फिर बोम्बाला देवी लैसरम, फिर
तरुणदीप रॉय, फिर प्रवीण जाधव, ये सारे प्लेयर जो हैं आपके तीरंदाजी से संबंधित है। आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि करंट में कौन कौन से प्लेयर हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड, जैसे आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड किन किन प्लेयर को दिया गया आपके लिए याद रखना मुश्किल है, लेकिन वो प्लेयर किस खेल से संबंधित है वो तो याद रख सकते हैं। आप सीधा जाके उस प्लेयर का खेल याद रखिए, बस यही पूछेगा। और हाँ, याद रखिएगा कि कोई मान लीजिए आपको कॉमनवेल्थ गेम है, उसमें गोल्ड कौन लाया है, गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्ड कौन लाया है, इंडिया का क्या रैंक है, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ठीक है, तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का। आप इस टाइप का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। पहली महिला से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको देख लेना है, वो बहुत ज़रूरी होता है बिहार के एग्ज़ाम के लिए, या कोई भारत के एग्ज़ाम, कोई भी एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में पहली महिला वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, अब देखिए इसमें दुनिया के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पर कैप्टन शिवा चौहान जो है वो सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और वही अगर कैप्टन अवनी चतुर्वेदी का बात करें, कैप्टन मोहना सिंह चितरवाल, भावना कंठ, ये लड़ाकू विमान, लड़ाकू पायलट, महिला लड़ाकू पायलट में शामिल है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, भारत की पहली महिला पायलट, महिला फीमेल पायलट, चलिए पहली फीमेल पायलट, तो ये सरला ठकराल, सरला ठकराल, इस टाइप का प्रश्न पूछता है। फिर पूछ देगा भारत में पहली राफेल पायलट, तो राफेल पायलट शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह। उसके बाद पूछ देगा पहली महिला फीमेल लड़ाकू पायलट, तो ये हो जाएगा भावना कंठ। उसके बाद पूछेगा पहली फर्स्ट महिला एयरलाइन पायलट, तो ये हो जाएगा दुर्बा बनर्जी। उसके बाद पूछेगा पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक, ठीक है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, तो हो जाएगा शीला ढावरे, शीला डावरे। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, तो सुरेखा यादव, सुरेखा यादव, इसका वीडियो भी आया था यूट्यूब पे। पहली महिला आईएफएस अधिकारी, तो चोनीरा बेलियप्पा मुथम्मा। ये इस टाइप का प्रश्न जिसमें पहली महिला वर्ड छुपा हुआ है, ये आपको याद कर लेना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। y का 20% का 20% अगर 20 है तो y का मान कितना है, तो ये तो सिंपल है। y का 20% यानी कि 1/5, उसका 20% यानी कि 1/5, वो 20 है, तो ये 5 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 25 × 20 यानी कि 500, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 500। ठीक है, आगे आते हैं अगला। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 2012 और 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में समृद्धि दर क्या थी। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये अब मैं नहीं बता सकता क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। सारे महाजनपद की राजधानी, 16 महाजनपद है, वो आपको याद रखना है। आपको अभी मैं बता देता हूँ सारे महाजनपद की राजधानी। आप बोलते हैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, हिस्ट्री यहीं से होगा। प्रैक्टिस सेट जहाँ पर आएगा वहीं पर मैं टोटल करवा दूंगा जितना उससे रिलेटेड। जैसे देखिए, कौशाम्बी जो है वो वत्स की राजधानी है, वत्स की। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। मगध की राजधानी क्या है, मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज, या गिरिब्रज, राजगीर का ही पुराना नाम गिरिब्रज है। काशी की राजधानी वैशाली, काशी का वैशाली। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती। काशी का वाराणसी, काशी वाराणसी है। ठीक है, और कौशल का श्रावस्ती। वत्स का तो बता ही दिए, कौशाम्बी। कुरु का बताइए, कुरु का इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, अंग का, अंग जो है भागलपुर वाला क्षेत्र को बोलते हैं। अंग की राजधानी चंपा, चंपा, चंपा नगरी। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली या विदेह, वैशाली या विदेह। ठीक है, उसके बाद आपका मल्ल। ठीक है, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर। लेकिन कहीं कहीं मल्ल की राजधानी पावा भी दिखाता है, तो याद रखिएगा ये पहला भाग, अगर मल्ल का पहला भाग का बात करें तो उसकी राजधानी है कुशीनगर और सेकेंड भाग की राजधानी है पावा। लेकिन मल्ल की राजधानी आपको कुशीनगर ही याद रखना है क्योंकि ज़्यादातर यही आंसर पूछता है।
अगला देखिएगा चेदी, चेदी का है सुक्तिमती, शुक्तिमती या सोतीमती, ठीक है, जो भी है याद रख लीजिएगा। वत्स, वत्स का तो बता ही दिए, कौसाम्बी ये, ठीक है। उसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी है अहिछत्र, अहिछत्र या काम्पिल्य, काम्पिल्य। देखिए अहिछत्र किसका है, पांचाल जो भी है, पांचाल का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी नॉर्थ भाग, उसकी राजधानी है अहिछत्र, और जो दक्षिणी भाग है उसका राजधानी है काम्पिल्य, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मत्स्य, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। विराट कोहली मछली जैसा छटपटाता है, ऐसे करके याद रखिएगा, जब भी उसको विकेट लेता है तो एकदम कूदता है, उछलता है, मछली जैसा छटपटाता है, तो मत्स्य का विराटनगर, ऐसे करके याद रखिएगा। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा, मथुरा, ठीक है। और बात करते हैं अस्मक, अस्मक की राजधानी है, अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटन, पोटन या पोटली, कहीं कहीं पोटली भी लिखता है, तो पोटन या पोटली दोनों इसकी राजधानी है, ठीक है। अवंती, अवंती का दो राजधानी है, ठीक है, एक तो है उज्जैनी और दूसरा है माहिष्मती, है ना, बाहुबली सुने माहिष्मती साम्राज्य, तो माहिष्मती। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी कब है, अगर उत्तरी पार्ट का बात करें, लेकिन साउथ का बात करें तो साउथ में तो माहिष्मती साम्राज्य है, साउथ मूवी बाहुबली, याद रखिएगा। तो दक्षिणी भाग का है माहिष्मती, उत्तरी भाग का है उज्जैनी, याद रखिएगा। गांधार की बात करें तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, यही तक्षशिला के शिक्षक थे हमारे कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है। आगे बात करते हैं कंबोज, एक बटा है कंबोज, कंबोज की राजधानी है हाटक, या कहीं कहीं राजपुर भी लिखता है, राजपुर या हाटक, देखिएगा दोनों आप याद कर लीजिएगा। तो ये एक देखिए महाजनपद आपका टॉपिक समाप्त हो गया, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको महाजनपद में नहीं पूछता है। देखिए ये हिंदी का प्रश्न है, अब हिंदी मैं क्या बताऊं, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म है, आप देख लीजिएगा। हिंदी अब बताने में हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे बताएं। आगे बढ़ते हैं, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा। देखिए विस्थापन जो है वो हमेशा दूरी से या तो कम होगा या तो बराबर होगा, तो विस्थापन का जब दूरी से अनुपात, इसको नीचे कर दीजिए, तो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि विस्थापन बट्टा दूरी हमेशा 1 से कम होगा, तब ना दूरी इधर जाएगा तो दूरी बड़ा होगा, तो हमेशा 1 से कम या बराबर होगा, कम या बराबर होगा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे आते हैं, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, बताइए। द्वार कोशिका, ये आपको समझना होगा कि द्वार कोशिका में क्या होता है। बता रहे हैं, द्वार कोशिका स्टोमेटा है ना, रंध्र का मतलब हो गया स्टोमेटा, थोड़ा हिंदी में हल्का दिक्कत होता है, तो ऐसे होता है ना स्टोमेटा, ठीक है, ये ऐसे, तो यहाँ पर होता है द्वार कोशिका, गार्ड सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं देख लीजिएगा, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, और यहाँ पर होता है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा बड़ा होता है तो सारी आवश्यक गैसें अंदर जाती है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, ठीक है, पत्तियां हैं, पत्तियां का बात करते हैं, पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, और ये है प्लांट और ये है वातावरण। तो जब भी वातावरण में CO2 या O2 या कोई भी गैसेस ज़्यादा हो और इसमें कम हो, तो बाहर से अंदर घुसती है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या होगा, रंध्र खुल जाता है, कि द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, 1 नंबर, ठीक है। अंदर जब भी कोई चीज़ जाएगा तो द्वार खुलेगा तभी तो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार जब भी कोई रुकावट या प्रतिबंध को हटाएगा, इसको बोलते हैं उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। याद रखिएगा LPG, LPG आया था, LPG का फुल फॉर्म, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। कमेंट करके बताइएगा उसमें हमारे PM कौन थे, कमेंट करके बताइएगा। LPG में L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को ही बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं निजीकरण। देखते होंगे आजकल सरकारी संपत्ति बहुत निजीकरण हो रही है। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। तो ये उदारीकरण है, जब सरकार द्वारा लगाई गई रुकावट या प्रतिबंध को हटाया जाए तो उसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। सरकार बहुत सारे टैक्सों को हटाता है, कम करता है, ये उसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं,
कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? इस टाइप का प्रश्न आपसे जरूर पूछेगा। तो कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश का है, ये आप लोग समझ लीजिए, हिमाचल प्रदेश का है। तो इसको इसमें क्या इतना ही पढ़ना है? कांगड़ा चित्रकला है क्या? कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा एक जगह है, वहाँ की सचित्र कला है, वहाँ पे चित्र बनाया जाता है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो कि एक पूर्व रियासत थी जिसने कला को संरक्षण दिया, कला को बचाया। ठीक है, 18वीं शताब्दी के मध्य में बसोहली चित्रकला की शैली के लुप्त होने के साथ ये प्रचलित हो गई। यानी कि पहले यहाँ बसोहली चित्रकला होती थी जो लुप्त हुई, जिसके जगह पे ये आई। क्या देखिएगा, बसोहली चित्रकला भी यहीं का है, बसोहली चित्रकला भी आपका हिमाचल प्रदेश का ही है, जो लुप्त हुई, जिसके लुप्त होने के बाद कांगड़ा लघु चित्रकला का उद्गम हुआ। ठीक है, आप समझते देखिएगा, कांगड़ा चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ है? तो एक तो जगह कांगड़ा हो गया, लेकिन कुछ कुछ और जगह, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, बसोहली, ये बसोहली जहाँ बसोहली चित्रकला था, ये एक जगह भी है बसोहली के नाम पर, और गुलेर, ये हिमाचल प्रदेश का जगह है जहाँ पर ये चित्रकला फेमस है। और बात करते हैं कांगड़ा चित्रकला के बाद, छोड़ दीजिए जितना भी चित्रकला है। बिहार का बात करें, मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलाम है और मंजूसा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बात करें तो कौन कौन चित्रकला है, लिख लीजिएगा। चिकनकारी, सबसे पहले चिकनकारी उत्तर प्रदेश का किस क्षेत्र में, वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और कौन है, सोन रखना को ही चोकपुरना बोलते हैं, चोकपुरना। ठीक है, ये भी चित्रकला यूपी में है। अब बात करें झारखंड और बिहार का है जादोपटिया, याद रखिएगा, ये झारखंड का भी है, बिहार का भी है, दोनों का है। पश्चिम बंगाल का कालीघाट पेंटिंग है। ठीक है, कालीघाट, ठीक है, प्राचीन काली मंदिर वेस्ट बंगाल में ही है, इसलिए याद रख लीजिएगा। और अल्पना भी आपका वेस्ट बंगाल में है। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो एक तो गुलेड़, ठीक है, एक ये बसोहली, गुलेड़ क्षेत्र भी है, बसोहली क्षेत्र भी है, और एक कांगड़ा, जो कांगड़ा पेंटिंग यहाँ अपने आपका क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश का बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका सुरैती और नौरता और मोरते और तिलंगा, ये इतना 4 चित्रकला आपको मध्य प्रदेश का याद रखना है। उसके बाद उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा में आपको जो चित्रकला याद रखना है वो है पट्टचित्र है। उसके बाद सौरा, ठीक है, सौरा, ये आपको उड़ीसा का है। ठीक है, उसके राजस्थान का बात करें तो फड, सबसे फेमस है फड। ठीक है, उसके बाद मंडाना, लघु मंडाना भी है एक, तो मंडाना याद रखिएगा, तो लघु मंडाना भी आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें गुजरात का, तो गुजरात में पिथौरा और आथिया, ये 2 चित्रकला है, दोनों याद रख लीजिएगा। उसके बाद तमिलनाडु का बात करें तो कोल्लम और तंजौर, ये जगह का भी नाम है और ये चित्रकला का भी नाम है। कोल्लम में जो चित्रकला है वो कोल्लम है, और तंजौर नामक क्षेत्र में जो चित्रकला है वो तंजौर चित्रकला है। पंजाब में फूलकारी, तो याद रखिएगा, फूलकारी, चिकनकारी तो पता है यूपी में है। कलमकारी आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो कारी वर्ड जहाँ याद आया वो आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश में कौन है, तो कलमकारी के साथ मुगुलू, ये भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं उत्तराखंड में एपन बड़ा फेमस है, पूछता है बार एग्जाम में। अब बिहार दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड का है, ये चित्रकला उत्तराखंड का है, याद रख लीजिए। क्या पता आपके एग्जाम में चित्रकला ही पूछ दे, मैं जो बता रहा हूँ को याद रखना है। केरल में कलमा जट्टू, ये केरल का है। ठीक है, और कर्नाटक का रंगावली और कुसूती, ये दोनों आपको कर्नाटक का है, उसके बाद महाराष्ट्र का बात करें तो वारली, या कहीं वली भी लिख देता है, वारली या वली, ये महाराष्ट्र का है। बस इतना चित्रकला आपको याद रखना है। तो 2 चीज़ हुआ, एक तो आपको 16 महाजनपद बढ़िया से याद हो गया, और एक चित्रकला बढ़िया से याद हो गया। अब देखिए यहाँ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक को कौन प्रकाशित करता है? तो जितने भी सूचकांक होते हैं आपको वो याद कर लेना है। ठीक है, जैसे आतंकवाद सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है, प्रेस फ्रीडम वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बात करें तो ये यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी। ठीक है, अब याद रखिएगा ये कब से जारी किया जा रहा है, तो ये मानव विकास सूचकांक का बात करें तो ये 1990 से जारी किया जा रहा है। और इसमें 3 मानक हैं,
3 मानक है। कौन कौन मानक है? स्टैंडर्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, यही 3 चीज़ पर ये अपना इंडेक्स बनाता है और देखता है कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसमें ये है। और इसका जो नंबर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में रैंकिंग दिया, मतलब आपको मार्क्स दिया जाएगा, ग्रेडिंग 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो किसी का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक को स्टार्ट करने वाले कौन थे? पाकिस्तान के एक थे महबूब उल हक। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के थे, ये भी आपको याद रखना है। यूएनडीपी के साथ ये करता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये देखिए फिर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना। तो आपको क्या करना है? बुक एंड ऑथर पढ़ जाना है। जो बुक एंड ऑथर है वो आपको जाके याद कर लेना है करंट अफेयर्स में। लास्ट के कुछ दिन बचे, 2 दिन 3 दिन बचे एग्जाम के, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और जो टॉपिक पूछ रहा है सिर्फ वही पढ़ना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ठीक है, ये आपको जाके पढ़ लेना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये बुक किसका, ये बता देता है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये बहुत पुराना बुक है, 1748 का बुक है। ये करंट अफेयर्स वाला बुक नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स वाला बुक भी पूछता है। ये बहुत पुराना बुक है और ये बुक है आपको मॉन्टेस्क्यू का। ठीक है, रूसो का भी बुक पूछ सकता है, जॉन लॉक का भी पूछ सकता है, दिदरो का भी बुक पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ये बुक आपको कभी भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, ये जो द स्पिरिट ऑफ द लॉज बुक जो 1748 में आया था, ये फ्रांसीसी क्रांति को काफ़ी प्रभावित किया था। इस बुक में सरकार के भीतर जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो डिवीज़न होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। ये 21 साल तक वो शोध किया था, उसके बाद ये बुक उसने प्रकाशित किया था मॉन्टेस्क्यू ने। ये बहुत ही फेमस बुक है। इस पुस्तक का प्रभाव फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा, जिससे लोग स्वतंत्रता, समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए। यही बुक है। जब आप फ्रांसीसी क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़िएगा, इस बुक का जिक्र जरूर किया जाता है, जरूर किया जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति का जब भी बात होगा तो आपको कुछ कुछ चीज़ याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? रूसो ने की थी। तो ये देखिए, ये बुक मॉन्टेस्क्यू का है और ये फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करता है, लेकिन आपको याद रखना है रूसो का भी बुक है जो फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करता है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश एक बुक था। ये किसने लिखा था? ये भी फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करता है। ये लिखा था वाल्टेयर। किसने लिखा था? वाल्टेयर ने। उसके बाद अगर बात करें, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक है। टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की बुक है। याद रखना है आपको सारा बुक। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और एक था जियोपॉल था, जियोपॉल। ये भी एक राइटर था, इसका ये संपादक था। ठीक है, ये एक अखबार छापता था फ्रांसीसी क्रांति के समय। ये एक संपादक था, ये राइटर नहीं था, ये एक संपादक था जो अखबार काफ़ी फ्रांसीसी क्रांति में लोगों को जागरूक करता था। लामी द पल्प, लामी द पल्प ये अखबार था। ये क्या था? अखबार। और इस अखबार का संपादक था जियोपॉल। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको याद रखना है एकदम पूरा बढ़िया से। चलिए आगे आते हैं, अगला। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। जनजाति के स्वशासन के लिए देखिए, अब आपको समिति याद रखना है। अगला टॉपिक आपको क्या मिल गया? समिति। आ गया भाई, समिति। अगला टॉपिक मिल गया समिति। जितनी भी समिति है वो समिति आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति, याद रखना, भूरिया समिति का गठन किया गया था। 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया। 1995 में ये अपना रिपोर्ट दिया और भूरिया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना और जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए, ऐसा बात करना। सरकारिया समिति एक है आपका यहाँ पर दिख रहा। भूरिया समिति का गठन कब हुआ था? 1994। सरकारिया समिति का गठन हुआ था 1983 में। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। हम पॉलिटी में इसके बारे में बहुत बताए हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में ये बोलता है। और बात करें कि राज्यों की स्वायत्तता सुधारने के लिए इसने बहुत सारी सिफारिशें की थी।
इसके 2 अन्य सदस्य थे, केवल सरकारिया समिति में सरकारिया ही नहीं थे, 2 और लोग थे, श्री बी शिवरमन और SR सेन। अशोक मेहता समिति का बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय, ठीक है, ये अशोक मेहता समिति 1977 में बना था और बलवंत राय मेहता समिति 57 में बना था शायद, है ना। ये अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय मॉडल, पंचायती राज व्यवस्था का द्विस्तरीय मॉडल के लिए ये फेमस था। बस यही इसका मेन चीज़ था, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद, है ना, मंडल पंचायत और जिला परिषद। और उसके बाद LM सिंघवी समिति का भी बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित था, 1986 में इसका गठन होता है। और बात करें, इसका गठन राजीव गांधी की सरकार के द्वारा की गई थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और ये राजीव गांधी की सरकार वाला प्रश्न याद रखिएगा, 1985-86 के आसपास राजीव गांधी था, ये आपको आइडिया हो गया। याद रखिएगा, ये प्रश्न हम लोग का 5 ईयर प्लान में भी पूछा था, CGL का मेंस में, जो CGL 3 था उसके मेंस के एग्जाम में पूछा था कि जो कोई 5 ईयर प्लान था जिसमें राजीव गांधी PM थे, वो ऐसा कुछ प्रश्न था, ठीक है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का मांग किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की गई थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का गठन और पंचायतों का करारोपण का अधिकार का सुझाव भी यही दिया था, यानी कि राज्य वित्त आयोग होना, इसने बोला था कि राज्य में भी एक वित्त आयोग होना चाहिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो भी टैक्स लगाए, करारोपण करे, ऐसा सुझाव इसने दिया था। आगे बढ़ते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, यह क्या है? तो पैकिंग पर जो सूचना दर्शाएगा उसे सूचना का अधिकार बोलते हैं। उपभोक्ताओं का यही अधिकार है, सूचना का अधिकार, जिसके तहत पैकेजिंग पर उसको हर चीज़ दिखाएगा, शुगर इतना %, इसमें नमक इतना %, कार्बोहाइड्रेट इतना, ये इतना, वो कंटेंट्स दिखाता है। ये सूचना का अधिकार के तहत पैकेट पर आपको मिलता है। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएंगे, जैसे कि अब उसमें क्या क्या कंटेनेंट्स है, उसका मूल्य कितना है, बैच संख्या कितना है, कब मैन्युफैक्चर हुआ, कब खराब होगा, ये सारी जानकारी उस पर लिखी रहती है। ये सारी सूचना पाने का अधिकार हम लोग को है। सूचना का अधिकार आया था 2005 में, किसके द्वारा लाया गया था? अरुणा रॉय के द्वारा। तो ये छोटा छोटा प्रश्न है जो एग्जाम में आपको बहुत मजबूत बनाता है। इसका बात करें, किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी आयु या लिंग का हो, किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता है, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे कि आप दंतमंजन खरीदना चाहते हैं तो आप दुकानदार बोलेगा कि आप ये दंतमंजन ले लीजिए, लेकिन आप उसको नहीं खरीदना चाहते हैं तो वो आपको फोर्स नहीं करेगा, ये आपका अधिकार है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है फिजिक्स का। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जाती है। अभिनेत्र लेंस, भाई इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, बड़ा हमको इंग्लिश में हमको इस समझ में आता है, हिंदी में समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। और वो पूरा हिंदी में दिया हुआ देखिए, पूरा सारा क्वेश्चन सिलियरी मसल देखिए। अभिनेत्र लेंस यानी कि हमको लगता है ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि आँख में तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। उसकी वक्रता यानी कि कर्वेचर है ना, वक्रता रूपांतरित चेंज की जाती है सिलियरी मसल के द्वारा। हमको लगता है 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। सिलियरी मसल जो होता है ये हमारा आई लेंस है, ऊपर में लगा होता है, ये ऊपर और नीचे, यहाँ ये दोनों तरफ लगा होता है सिलियरी मसल, ठीक है। और सिलियरी मसल जो है इसी को बोलते हैं पक्षमाभि पेशियाँ हिंदी में, ठीक है। यही जो है आई लेंस का वक्रता यानी कि इसका कर्वेचर को चेंज करता है, ठीक है, याद रखना है। तो आप आई वाला चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आपसे पूछेगा कि प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करेगा, तो पुतली नियंत्रित करेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आँख के पीछे रहता है रेटिना पर वस्तु का इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। उसके पूछेगा कि फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर सकता है कौन, आई लेंस। हमारा आई लेंस में ही ये पावर होता है और आई लेंस को घटा बढ़ाने का पावर सिलियरी मसल के पास है। उसके बाद बात करें कि जो सिलियरी मसल, वस्तु कभी दूर होगी कभी ज़्यादा होगी, लेकिन हमारा इमेज हमेशा यहाँ पर बनेगा। यानी कि वस्तु अगर दूर है तो भी आप देख लीजिएगा, वस्तु अगर पास है तो भी देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन की शक्ति, ये हमारे आँख में होती है। और हम लोग मिनिमम कितना दूरी का वस्तु को देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं नियरेस्ट विजन,
सबसे नियरेस्ट 25 सेंटीमीटर तक का हम लोग वस्तु को आराम से देख सकते हैं, उसके बाद हम लोग को दिक्कत होती है। आगे क्वेश्चन में आते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में पहले 2 करता था, लेकिन ये बंद हो गया। कितना संविधान संशोधन, कमेंट करके बताइएगा। 11वां संविधान संशोधन में लोकसभा में बंद हो गया है ये मनोनीत करने वाला। आगे बात करते हैं। अगला, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यसभा का जिक्र किस में है? आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का जिक्र है। आर्टिकल 80 का 3 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इसका ट्रिक बताया था आपको, लाश, LASS, LASS। L का मतलब हो गया लिटरेचर यानी कि साहित्य, A का मतलब आर्ट, S का मतलब बताइए, S का मतलब साइंस की समाज सेवा, सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस, बस इतना ही याद रखना है। लेकिन जब आप विधानसभा में आइएगा तो क्लास हो जाता है, क्लास। ये एक आपका C जुड़ जाता है। कमेंट करके बताइएगा C क्या है, C क्या है। आगे आते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? मैक्सिमम 250, लेकिन वर्तमान में 245 है। ये 250 मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 है। और बात करते हैं, राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटों की संख्या कहाँ पर है? यूपी में राज्यसभा की सीट है 31। यूपी में राज्यसभा की सीट 31 है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन कभी नहीं हो सकता है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है हमारा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यानी कि राज्यसभा को चेयर कौन करेगा? हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है? भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। देखिए ये प्रश्न तो पूछना ही नहीं चाहिए था। साक्षरता दर पूछना है तो 1 वाला पूछ दीजिए, 2 वाला पूछ दीजिए, 3 कहाँ से आ गया भाई? लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लीजिए। साक्षरता दर बहुत ज़रूरी है। सबसे नीचे बिहार है, ठीक है। 1 पे है आपका केरल, ठीक है। 2 पे है आपका लक्षद्वीप, 3 पे है मिजोरम, 3 पे मिजोरम, ठीक है। और मिनिमम न्यूनतम साक्षरता दर का बात करें तो 1 पे है बिहार, 2 पे है अरुणाचल प्रदेश और 3 पर है आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा यहाँ पर मिजोरम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गोवा गलत दिया हुआ है, मिजोरम होगा, ठीक है। गोवा 4 पर है, तीसरा पूछ रहा है तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए, सही उत्तर पर 4 नंबर मिल रहा है और गलत उत्तर के लिए 2 नंबर कट रहा है, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तो कुल 150 अंक अर्जित किए हों तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? देखिए प्रश्न बड़ा खतरनाक है कि माना कि मतलब टोटल जितना क्वेश्चन है x है, टोटल प्रश्न x प्रश्न है, ठीक है, x प्रश्न है, जिसमें से वो सही उत्तर जो दिया है, मतलब सॉरी टोटल प्रश्न 75 है, ठीक है, जिसमें से x प्रश्न का वो सही उत्तर दिया है और 75 - x का वो गलत उत्तर दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर में उसको कितना नंबर मिला? 4 नंबर। तो सही उत्तर में 4 नंबर मिल रहा है तो 4 नंबर प्लस हो जाएगा। और गलत नंबर में उसका गलत क्वेश्चन उसका 75 - x है, जिसमें 2 नंबर कट जा रहा है, तो इंटू 2 करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये टोटल मार्क्स हो गया, तो ये टोटल मार्क्स को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। यही इक्वेशन आपको बनाने आना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4x - 75 दूनी 150 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +2x बराबर 150। ये 150 उधर जाएगा तो 300 हो जाएगा, यानी कि 4x + 2x 6x = 300। तो x हो जाएगा हमारा 50, यानी कि x हमने माना था सही प्रश्न को। उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? और हमारा आंसर आया 50, आंसर हो जाएगा 50, 3 नंबर। यही है प्रश्न में, ज़्यादा कुछ रहता नहीं। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति का महाभियोग इतना डिटेल से आपको हम बताए हैं जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए निम्नलिखित में से
कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? यहाँ पर महाभियोग पूछ रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन का बात नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भाग लेते हैं, सभी निर्वाचित भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग की बात होगी तो निर्वाचित भी भाग लेंगे, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, निर्वाचित भी भाग लेंगे और मनोनीत भी भाग लेंगे। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत मेंबर भी भाग लेंगे, ठीक है। यानी कि ये आपका भाग नहीं लेता, ये मनोनीत भाग लेता है, मनोनीत भाग लेता है, ठीक है। किसी भी संसद के किसी भी संसद निर्वाचित भाग लेगा। राज्य विधानसभा वाला भाग नहीं लेता है, निर्वाचन में भाग लेगा, महाभियोग में भाग नहीं लेगा। यहाँ महाभियोग का बात पूछ रहा है ना, महाभियोग में भाग नहीं लेगा, ठीक है। और दिल्ली और पुदुचेरी का भी भाग नहीं लेगा। तो आंसर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 जो है वो भाग नहीं लेगा, ये 1 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एकरा किसकी राजधानी है? ये देखिए राजधानी वाला प्रश्न आपको बता दिए हैं। ये BSSC का तो फेवरेट है ही, ये BPSSC का भी फेवरेट है। देश की राजधानी और मुद्रा अगर आपने याद नहीं किया तो समझ लीजिए 1 से 2 प्रश्न आप छोड़ के जा रहे हैं। तो एकरा राजधानी देख लेते हैं, एकरा राजधानी किसकी है? एकरा जो राजधानी है वो है घाना, ठीक है। घाना का आकरा, घाना की राजधानी क्या है? आकरा। हम लोग पढ़े थे ACCRA, एकरा बोल रहा है, आकरा होगा, ठीक है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार, ठीक है। ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस। युगांडा की राजधानी कंपाला। देखिए कुछ राजधानियां आपको रटनी ही पड़ेंगी और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग कुछ और देश की राजधानी देख लेते हैं। अंगोला, एक राज्य है अंगोला, एक देश है अंगोला। अंगोला की राजधानी क्या होगी? लुआंडा। पता था आपको? अल्जीरिया का अल्जीयर्स, ठीक है। उसके बाद मोजाम्बिक की राजधानी, सोचिए, मेरे बोलने से पहले सोचिए, मपूतो, मोजाम्बिक की राजधानी मोजाम्बिक, ठीक है। और बात करते हैं नामीबिया की राजधानी, हवा टाइट हो जाएगी आप लोगों की याद करने में। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, ठीक है। उसके बाद नाइजर, एक है नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। क्या पता एग्जाम में आपके पूछ दे। नाइजर की राजधानी है नियामी, ठीक है, याद हो गया। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। देख रहे हैं कितना याद था? सोचिए, नहीं याद था तो एग्जाम में समझिए एक क्वेश्चन गया आपका। सेशेल्स, एक देश है सेशेल्स देश की राजधानी है विक्टोरिया। विक्टोरिया फेमस है, विक्टोरिया झील है, कहाँ पर है कमेंट कीजिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात है, ठीक है। विक्टोरिया नदी है, विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बात करते हैं इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ये इथियोपिया की राजधानी है। और बात करते हैं, एक है देश है बोत्सवाना की राजधानी गैबोरॉन, ये बोत्सवाना की राजधानी है। माली, एक देश है माली की राजधानी है बमाको। और एक है साउथ सूडान, सबसे लास्ट वाला देश जो UN में गया है। साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। आप लोग सूडान की राजधानी कमेंट करके बताइएगा, सूडान की राजधानी क्या है? कमेंट कीजिएगा। साउथ सूडान की राजधानी जुबा है। सूडान की राजधानी कमेंट करके बताइएगा। तो इतना चीज़ मैंने आपको बताया, कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में जाके ऑपरेशन जाके पढ़ लेना है। जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सारे जाके आपको पढ़ लेना है। ऑपरेशन गरुड़ जो है वो चलाया था CBI ने, इसमें ज़्यादा हम बताएंगे नहीं, ठीक है। आप लोग जाके एडुटेरिया या SPD से जाके सारा ऑपरेशन जाके पढ़ लीजिए, बिहार में ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे पढ़ते हैं। एक दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप ना, एक दूरदर्शी में अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय
यानी कि पाराबोलिक लेंस का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनो। देखिए, ये उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, समझिएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और परावलय दर्पण यानी कि पाराबोलिक लेंस, पाराबोलिक लेंस, सॉरी, पाराबोलिक लेंस, और ये दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप। अब समझ में आएगा टेलीस्कोप में कन्वेक्स लेंस के स्थान पर पाराबोलिक लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसको समझते हैं। देखिए, जो भी दूरदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक लेंस जो है उसमें उत्तल लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या कभी कभी यहाँ पर अवतल भी यूज कर देते हैं, यानी कि कनकेव लेंस भी यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यह वस्तु से आने वाली जो भी प्रकाश होगी ना उसकी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है। जब पैराबोलिक लेंस ऐसा होगा तो वो उसको एकत्रित करता है एक जगह। हालांकि वो काम कन्वेक्स भी कर सकता है, लेकिन एकत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है, पैराबोलिक या अवतल का यूज किया जाता है। एक जगह एकत्रित करना है, ठीक है। परिणामतः दूर स्थित वस्तु को अधिक तीव्र और स्पष्ट उसका इमेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए आंसर कौन सा होगा। परावलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग का तो कोई बात ही नहीं, गलत हो गया, रंग का तो कहीं बात ही नहीं कर रहा। रंग से हम लोग क्या मतलब, हम लोग को स्पष्ट इमेज बनाना है। परावलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में गोलाकार से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। परावलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी आगामीता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है, एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, लेंस की तुलना में अधिक हल्का। ये गलत है, यही सही लग रहा है, थर्ड नंबर हमको, ठीक है, थर्ड नंबर हमको सही लग रहा है। थोड़ा सा आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। ये स्पष्ट इमेज बनाता है, ज़्यादा विचलन नहीं होगा, वो डेविएट नहीं होगा, वो उसका स्पष्ट इमेज बनाएगा। आगे आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज विभाग से संबंधित है, ठीक है, और देख लेते हैं इसको क्या है बढ़िया से डिटेल से। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसका गठन होता है 1957 में, ठीक है, और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत आया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था? 1952 में आया था, और बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, ठीक है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। ये पंचायती राज व्यवस्था को देखा और इसने त्रिस्तरीय की सुझाव दी। त्रिस्तरीय यानी कि एक ग्राम स्तर पर बनाया था जिसका नाम था ग्राम पंचायत, ठीक है, जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ऐसे एक था जिला परिषद, ठीक है। और 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद जो था उसने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को स्वीकार किया, और 2 अक्टूबर 1959, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 सबसे पहले कहाँ पर पंचायती व्यवस्था चालू हुई, और ये उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में भी कहाँ, ये भी पूछ देता है, नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला में पंचायत व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके बाद जस्ट 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश का महबूब नगर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर फिर से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की नींव रख दी। मौलिक अधिकार का बात करें तो ये पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक इसका जिक्र है, और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। क्या क्या पढ़ना आप समझ लीजिए, कौन अधिकार कहाँ से लिया गया है, कौन पार्ट में क्या, ये सब चीज़ आपको पढ़ लेना है, ठीक। उसके बाद मौलिक कर्तव्य का बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो, अच्छा एक चीज़ और है इसमें, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, यही पूछना। पार्ट 3 को हम लोग मौलिक अधिकार को नहीं, पार्ट 3 को बोलते हैं, ठीक है। और बात करें मूल कर्तव्य का बात करें, मूल कर्तव्य ये पार्ट 4A में है, ठीक है। और आर्टिकल का बात करें तो आर्टिकल है 51A, बस एक ही पार्ट है और इसमें एक ही आर्टिकल है, ठीक है। और समझ लीजिएगा इसको किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, कब लाया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था, याद रखना है आपको, ठीक है। और बात करें सबसे पहले 10 मूल कर्तव्य था, ठीक है, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन, 86th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, इसमें 11वां पॉइंट जोड़ा गया। पहले 10 ही पॉइंट था मौलिक कर्तव्य में, अब 11वां पॉइंट जुड़ा। और 11वां पॉइंट में क्या बोला कि जो भी चीज़ है आपका मतलब शिक्षा देना या अपने बच्चों का शिक्षा, बेसिक शिक्षा देना, ये अभिभावक का कर्तव्य है, जो उसके गार्जियन है या राज्य है उसका कर्तव्य है, होना चाहिए ऐसा। और एक बात करें इसमें कहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य, तो ये रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये रूस से लिया गया, रूस से, ठीक है। और डीपीएसपी, ये नीति निदेशक, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है। और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है, ठीक है। बस इतना ही, ज़्यादा करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कोसी नदी, कोसी, देखिए बिहार का प्रश्न पूछ दिया। कोसी नदी बिहार के किस शहर में जाकर गंगा में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है, कुर्सेला में। ये तो बिहार का जीके पढ़िएगा तो हम बताएं भी है, वहाँ पे कुर्सेला में जाकर गंगा से मिलती है। कुर्सेला कटिहार के पास है, ठीक है, जो कि गंगा नदी मिलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो कोसी का उद्गम स्थान है नेपाल में, गोसाई थान, गोसाई थान, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी भी पूछ सकता है, अरुण नदी, अरुण है, तामूर है, इंद्रावती है, ये सब नहीं पूछेगा वैसे। और कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसको बोलते हैं, नेपाल में सप्तकोशिक, सप्तकौशिक, ये कोसी नदी का नेपाल में नाम है, ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? नारायणी, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बात करें कोसी नदी की लंबाई कितनी है? कोसी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर, ठीक है। बिहार का शोक भी बोला जाता है इसको, क्योंकि बिहार में बहुत जगह बाढ़ लाती है। कहाँ कहाँ लाती है? सहरसा, सुपौल, देखिए सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, SSMP के इस क्षेत्र में बाढ़ लाती है। और कोसी परियोजना, ये बड़ा पूछता है, कोसी परियोजना, दुए कोसी और गंडक परियोजना बार बार पूछता है एग्जाम में। कोसी परियोजना कहाँ, कब आया? कोसी परियोजना 1953 में आया, 1953 में, लेकिन बना 1965 में बना। आया 1953 में, बनने में इसको 12 साल 13 साल लग गया। और ये कोसी परियोजना क्या सिर्फ भारत की है? नहीं, भारत प्लस नेपाल संयुक्त परियोजना है, ठीक है। रेशम उद्योग के लिए कौन फेमस है? बिहार का भागलपुर। ये जो भागलपुर है ये रेशम उद्योग, यहाँ टसर नाम का सिल्क, टसर सिल्क पूछेगा, टसर सिल्क कहाँ पाया जाता है? तो ये बिहार के भागलपुर में पाया जाता है। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना है। और इसीलिए भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जूट के लिए कौन है? जूट के लिए कौन फेमस है? पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। सहरसा भी थोड़ा मोड़ा है आपका जूट के लिए फेमस। और कचरा मुक्त जिला, पहला कचरा मुक्त जिला कौन है बिहार का? तो वो है सुपौल, सुपौल पहला कचरा मुक्त जिला बिहार का। तो ये भी आपको याद रखना। आगे आते हैं। निम्न संतों का कालक्रम को सजाना है। चैतन्य, रामानुजाचार्य, तुलसी। तो देखिए ये जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़िएगा ना तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सुधार आंदोलन, सॉरी एक तो मुस्लिम का पढ़ेंगे और हिंदू का पढ़ेंगे। हिंदू में संत वगैरह के बारे में, मुस्लिम में क्या है? कादिरिया संप्रदाय, बिरजिया संप्रदाय, ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ हम लोग मुस्लिम में पढ़ेंगे। हिंदू में भी वही संत वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कब कैसे कौन कौन संत है तो उसका हम लोग कालक्रम देखते हैं। सबसे पहले रामानुजाचार्य, देखिए हम लिख देते हैं ये बहुत ज़रूरी है। रामानुजाचार्य ये 10-17 से 1137 याद रखना आपको। फिर उसके बाद नामदेव, रामानुजाचार्य के बाद नामदेव जो है वो 1270 से 1350। फिर है चैतन्य 1486 से 1533 बाद में। और उसके बाद है तुलसीदास, और बाद में, सबसे बाद में मीरा इसी के समय में कौन थी वो गाना गाती थी ना, 1532 से 1623, ठीक है। तो इसको सजा देते हैं एक बार। रामानुजाचार्य कहाँ पर था? 2 पर था। नामदेव कहाँ पर है? 4 पर। चैतन्य है 1 पर। फिर है तुलसीदास 3 पर। 2 4 1 3, 2 4
1 नंबर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा सही। 2 4 1 3, 2 4 1 3। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। रामानुजाचार्य के बारे में क्या जानेंगे। इनका जन्म 1017 में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तमिलनाडु के पेरुम्बुदुर में इनका जन्म होता है। तमिलनाडु, ये पेरुम्बुदुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बहुत फेमस है, इसलिए याद रखना है। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया। और इन्होंने एक टीका भी लिखी थी, ब्रह्मसूत्र। एक ब्रह्मसूत्र बुक था, उस पर टीका लिखी थी। उस टीका का नाम था श्री भाष्य। आपसे पूछेगा श्री भाष्य नामक टीका किसने लिखा था? तो ये रामानुजाचार्य ने लिखा था। इसे दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नामदेव। तो नामदेव जो है ये महाराष्ट्र में, ये काफ़ी फेमस थे महाराष्ट्र में। नामदेव एक दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। ये एक लुटेरा थे संत बनने से पहले। और ये किस संप्रदाय की स्थापना की थी? वारकरी संप्रदाय। ये पूछता है, वारकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने कुछ गीत लिखे, जिस गीत को गुरु ग्रंथ साहब में भी संग्रहित किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब जो कि इनका है, सिखों का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें भी नामदेव के गीतों को संकलित किया गया था। चैतन्य की बात करें तो चैतन्य का जन्म तो पढ़ ही लिए, कहाँ पर है? हुआ है नदिया वेस्ट बंगाल। ये पूछता है कभी कभी जन्म कहाँ पर हुआ। ठीक है, जो जरूरी है मैं बता दूंगा। इसको चैतन्य महाप्रभु भी बोला जाता है इनका, लेकिन वास्तविक नाम पूछ देगा कि चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम क्या था, तो विशंभर। और बात करें, चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम से कीर्तन को लोकप्रिय किया था। और बात करें, इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। गौड़ संप्रदाय वेस्ट बंगाल में ही था, इसलिए गौड़ीय वैष्णव धर्म की इन्होंने स्थापना की थी। सगुन उपासक थे और कृष्ण भक्ति में विश्वास रखते थे। इनके अनुयायी जो है ये चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का अवतार मानते थे, और इसीलिए इसका नाम गौरंग महाप्रभु भी रखते थे। और इनका दर्शन कर लेता था वो क्या कहलाता था? अचिंत्य भेदो भेदवाद। कृष्ण कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितामृत की रचना की थी। आपसे पूछेगा चैतन्य कवितामृत की रचना किसने की थी? चैतन्य कवितामृत, इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी कृष्णदास कविराज। ठीक है, अब आते हैं तुलसीदास का तो भाई नाम ही फेमस है। ये मुगल शासक के समय थे। ठीक है, और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। मुगल शासक कौन था? अकबर के समय, और राणा प्रताप ये मेवाड़ शासक, इसके समकालीन थे। ठीक है, और बात करें, इसने जो रचना की थी वो सबसे ज़्यादा इसने राम भक्ति पर, जैसे कि चैतन्य कृष्ण भक्ति पर था। पूछा चैतन्य किस भक्ति पर था? कृष्ण भक्ति। लेकिन तुलसीदास राम भक्ति ये भी पूछता है। कभी कभी पूछ देगा किस भाषा में लिखते थे, ज़्यादा प्रेफर करते थे, वही पूछ देता है। लेकिन कृतियाँ तुलसीदास की सबसे जरूरी है। कृति कौन सा बुक लिखा? विनय पत्रिका। उसके बाद देखिएगा कवितावली गीतावली, रामचरितमानस। ठीक है, दोहावली, कवितावली गीतावली दोहावली, रामचरितमानस। उसके बाद रामलला नहछु और विनय पत्रिका तो हो ही गया। इतना ही बुक इनका याद रखना है। अगला है, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हम क्या बताएंगे। स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया? तो स्वावलंबन 2.0 उस समय नौसेना ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो उस समय का ये करंट अफेयर्स है। फिर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये उस समय हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये करंट अफेयर्स हम नहीं बताएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो तो आपका लेटेस्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो अलीनगर की जो संधि हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में।
ठीक है, ये 1757 में हुई थी। सॉरी, कहाँ गया, अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। ठीक है, और अलीनगर की संधि के बाद क्या हुआ था, अंग्रेजों को कलकत्ता की किलाबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार और नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया था तथा दोनों पक्षों में भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया गया था। सिक्का ढालने का अधिकार कब दिया गया, देख लीजिए, अंग्रेज को सिक्का ढालने का अधिकार दे दिया। कलकत्ता का किलाबंदी करने का, कि कलकत्ता को बंद कर देगा, अभी किलाबंदी करने का अधिकार अंग्रेज को दे दिया। बहुत बड़ा है ये, मतलब हार हुआ इंडिया का। 20 जून 1756, इसके पहले कब, इसके जस्ट पहले 20 जून 1756 में, एक साल पहले काल कोठरी घटना होती है। काल कोठरी घटना, जिस घटना में कितने अंग्रेज लोग भी दब के मर गए थे। इसी घटना, और ये घटना के बारे में किसने बताया था, तो आपको उसका नाम याद रखना है, जेड हॉलवेल। जेड हॉलवेल, इसी ने जानकारी दी थी काल कोठरी घटना की। और लोग कहते हैं कि ये घटना झूठी थी, अफवाह थी, जिसमें जेड हॉलवेल ने अफवाह फैलाया था, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला से। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने हारी थी, और हार के बाद अलीनगर की संधि हुई थी, जिसमें इनको अंग्रेज़ों को बहुत कुछ देना पड़ा, सिक्का डालने का दे दिया गया, और कलकत्ता की किलाबंदी करने की भी छूट दे दी गई। फिर उसके बाद ये जो घटना हुआ, इस घटना में बहुत लोग थे, उसमें लगभग 146, कहा जाता है कि एक काल कोठरी में 146 लोग थे, 146 मेंबर थे, सॉरी कहा हो गया, 146 लोग थे, सब मर गए, 23 बचे, 23 जिंदा बचे थे। और इस घटना की जानकारी जेड हॉलवेल ने दी थी। इसी घटना के आधार पर बाद में फिर 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और वही सिराजुद्दौला। एक इसमें रहता है हमारा बदमाश, जो सिराजुद्दौला को धोखा देता है और रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार जाता है। और प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ था, बंगाल के नदिया जिले में। और प्लासी का युद्ध के बाद 1762 में ना, बक्सर का युद्ध, 3 पक्ष था इसमें, कमेंट करके बताइएगा, अंग्रेज वर्सेज त्रिपक्ष, तीनों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। प्लेइंग इट माई वे किसका है, सचिन तेंदुलकर का बुक है, तो कोई दिक्कतें नहीं है बुक में, है ना। सौरभ गांगुली का बुक का नाम क्या था, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये तो हम लोग को भी याद है, बहुत पुराना बुक है, इनफ। ठीक है, और कपिल देव का बुक था प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे तो सचिन का था। कपिल देव का बुक था क्रिकेट माई स्टाइल, हाँ क्रिकेट माई स्टाइल। पीटी उषा का बुक था गोल्डन गर्ल किसका था, पीटी उषा का था। सुनील गावस्कर का था सनी डेज, सनी उसका नाम था, सनी भाई, सनी पाजी सब बोलते रहता है। सनी डेज था सुनील गावस्कर। ठीक है, और वीवीएस लक्ष्मण का था 281, एक बार 281 रन मार के वो जिताया था, 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण का था। पावर शिफ्ट एल्विन टोफलर का था। यही सब है बुक, आपको कुछ प्लेयर लोग का याद रखना है। चलिए अब देखते हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था, तो मुगल और मेवाड़ की संधि हुई थी 1615 में। किसके किसके बीच में वो भी देख लेते हैं। ये संधि हुआ था जहांगीर और राणा अमर सिंह, ठीक है, उसका समझिएगा। ये जो संधि, ये इन दोनों के बीच में मेवाड़ को लेकर हमेशा 1605 से लेकर 1615 तक युद्ध हुआ। 1615 में मेवाड़ के राजा ये जो राणा अमर सिंह है, संधि होने का रीज़न है कि कोई एक हारा है या दोनों को लगा है कि नहीं जीत पाएंगे। संधि तभी होता है, संधि का मतलब क्या होता है, युद्ध की समाप्ति या विराम, यही होता है। तो राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, ये बोला कि अब हम नहीं लड़ पाएंगे, हम हार जाते हैं, हार स्वीकार किया। और इसके बाद खुर्रम को, शाह खुर्रम, जहांगीर को खुर्रम बोलते थे ना, खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि मिली, शाह
खुर्रम की उपाधि प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे, ये देखो मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो मंगल पांडे की बात करें तो ये संबंधित है 1857 के युद्ध से। और मंगल पांडे का जब भी जिक्र होगा तो आपको याद रखना है 34वीं रेजिमेंट, 34वीं नेवी इन्फेंट्री रेजिमेंट से। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। लेकिन आपको समझना है मंगल पांडे ने कब, 29 मार्च का डेट आपको याद रखना है मंगल पांडे के लिए। क्यों? उस समय जो कारतूस होता था उसमें गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी मिलाया जाता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए ये दोनों धर्मों का उल्लंघन था। अब ये क्या हुआ कि मंगल पांडे ने बोला कि हम गाय की चर्बी जो है उससे मिला कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया, बोला नहीं काटेंगे। तो बगावत हुआ। बगावत के बाद मंगल पांडे ने 2 लोगों की हत्या की। एक तो थे लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी, और दूसरे थे जनरल मेजर ह्यूरन। इस दोनों की हत्या करने के बाद कोई मंगल पांडे को छोड़ेगा थोड़ी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और मंगल पांडे को कब फांसी लगाया गया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दे दी गई फांसी। और यहीं से 1857 की क्रांति ने एक नया मोड़ लिया। लेकिन मरने से पहले मंगल पांडे ने एक नारा दिया था, हल्ला बोल, काफ़ी फेमस होता, बोलता हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। और 10 मई 1857, कहीं कहीं 9 मई लिखा रहता, कहीं 11 लिखा रहता, देखिएगा 10 मई 1857 को ये मेरठ में फिर से स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरठ में 34वीं रेजिमेंट नहीं थी, मेरठ में 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 20वीं रेजिमेंट के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय आपसे पूछता है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। ये भी प्रश्न पूछता है, ये पीएम थे ब्रिटेन के उस समय। और जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त होती है एक पील आयोग आता है, पील कमीशन। ये पील कमीशन क्यों आया है? क्योंकि इसको लगा कि नहीं, भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा है तभी ये लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो पील कमीशन ने क्या किया, ये सेना का पुनर्गठन किया और सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। और जैसे बंगाल का बात करें तो बंगाल का जनरली पूछता है, बंगाल में पील कमीशन ने क्या किया, पहले जो सैनिक का अनुपात था 1:2 था, यानी कि यूरोपियन वर्सेज इंडियन 1:2 था। लेकिन बाद में यूरोपियन को 2 किया गया, बाद बंगाल में क्या किया गया, पहले जो भी था उसका नहीं पता, लेकिन बाद में 1:2 कर दिया गया, यानी कि 1 यूरोपियन पर 2 इंडियन होगा। लेकिन पहले 4 हुआ करता था। और यही मद्रास में, चूँकि मद्रास में विद्रोह कम था तो वहाँ पर 2:5 था, यानी कि 2 यूरोपियन पर 5 इंडियन। ऐसा इसका सुझाव था पील कमीशन का, और इस सुझाव को माना भी गया। और भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। कहा कि भारतीय को सूबेदार से ऊंचा पद मत दीजिए, क्योंकि ये विद्रोह के लिए विद्रोह हो सकता है। तो ये भी मैक्सिमम जो पोस्ट भारतीय को मिलता था वो सेना में सूबेदार का पद मिलता था। ये 1857 की क्रांति संबंधी और भी देख लीजिएगा कि कहाँ पर कानपुर से कौन लड़ रहे थे, दिल्ली से कौन लड़ रहे थे, मेरठ से कौन लड़ रहे थे, झांसी से कौन लड़ रहे थे, ग्वालियर से कौन लड़ रहे थे, ये सब आपको देख लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आते हैं अगला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हम पहले ही बताए हुए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? अगर आप मेरा पॉलिटी में राष्ट्रपति वाला वीडियो देखिएगा, 2 से 2.5 घंटा का वीडियो है, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी 3 तरह का होगा। यहाँ पर हम लोग को राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ना है, लेकिन इमरजेंसी 3 तरह का होगा। एक तो होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, एक होता है प्रेसिडेंशियल रूल, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है, प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाया गया आज तक, एक बार भी नहीं लगाया। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है, 3 बार, और ये तो बहुत बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, ऐसा प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्य में
संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। ठीक है, अब समझिए, अब हम लोग ये समझेंगे। तो हम लोग को सिर्फ फोकस करना है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पर। ठीक है, इतना चीज़ तो समझ गए। 352 पे फोकस करते हैं। आर्टिकल 352 में क्या क्या होता है, 358 के तहत क्या होगा, 359 के तहत क्या होगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 तीन कारणों से लगता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह, आंतरिक अशांति ना। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसी में। आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा, आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से आदेश निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और आपात जैसे समाप्त होगा तो फिर से आर्टिकल जो है 19 पुनर्जीवित हो जाता है। 44वां संविधान संशोधन को भी इसमें याद रखना है कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण, ये दो के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो, अब याद रखिएगा, आंतरिक अशांति की जगह वर्ड यूज होने लगा 44वां संविधान संशोधन में, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह ये वर्ड शायद यूज होने लगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार समाप्त हो जाएंगे यदि बाह्य और आंतरिक दोनों आपातकाल हो। यानी कि अगर आपातकाल बाह्य हो या आंतरिक हो, कोई भी हो, तो आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर ठीक है, सब समाप्त हो जाएगा। ये कभी समाप्त नहीं होगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। 359 क्या बोलता है, 359 बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 19 358 के तहत स्वतः समाप्त हो जाएगा युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण। चलिए, इतना समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग मेरा प्रेसिडेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें प्रेसिडेंट का भी सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। बैलाडीला की खान क्यों पसंद है, खान के बारे में बात करते हैं। बैलाडीला की खान की बात करें तो ये पसंद है ये फेमस है लौह अयस्क के कारण। तो आपको खान और बैलाडीला की खान है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं कौन कौन सा खान कहाँ पर है, वो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा में कौन कौन सा खान है, उड़ीसा में है गुरु महिसानी की खान, सुलेपत की खान, उसके बाद है बादाम पहाड़, उसके बाद है कीरीबुडू, उसके बाद है बांस पानी, उसके बाद है सुकिंदा। पूछेगा सुकिंदा की खान कहाँ है, उड़ीसा ही आंसर मारना है। ठीक है, और ये जितना भी खान मैं बता रहा हूँ ये खान लौह अयस्क के लिए है, लौह अयस्क वाला खान ही मैं बता रहा हूँ। लौह अयस्क का खान ही सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गया उड़ीसा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा, एक तो हो गया बैलाडीला की खान, ठीक है, उसके बाद एक है दल्ली राजहरा, दूसरा है दंतेवाड़ा, उसके बाद बस्तर का पठार एकमात्र ऐसा पठार है जहाँ टीन पाया जाता है, टीन, तो टीन के लिए फेमस है, याद रखना। और बात करें अरी डोगरी, ये अरी डोगरी उतना फेमस नहीं लेकिन याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं झारखंड। झारखंड में आपको नोआमुंडी है, उसके बाद गुआ है, पलामू है और सिंदूरपुर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में आपको बेल्लारी, पहला तो हो गया बेल्लारी, दूसरा शिमोगा, तीसरा चित्रदुर्ग, उसके बाद कुद्रेमुख और बाबा बूदन की पहाड़ी, उसके बाद सुंदर की पहाड़ी आपको कर्नाटक में है। ठीक है,
और सुकिंदा उड़ीसा में। याद रखिए, सुंदर और सुकिंदा में कंफ्यूज नहीं करना है। महाराष्ट्र का बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर की पहाड़ी है। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो नीलगिरी और सेलम की पहाड़ी। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें तो वारंगल की पहाड़ी, ठीक है, कुर्नूल की पहाड़ी, रमल्ला, नेल्लोर, एक नेल्लोर है, नेल्लोर की पहाड़ी, कोटा भी है। कोटा राजस्थान वाला कोटा नहीं है, ये कोटा अलग है। कोटा की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। अनंतपुर की पहाड़ी, ठीक है। और गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में है आपका भावनगर, वडोदरा, ठीक है। वडोदरा वही जगह है जहाँ पर रेलवे स्टाफ कॉलेज है। रेलवे स्टाफ कॉलेज वडोदरा में है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 41 प्रोजेक्ट 75I, इसका संबंध किससे है? ये जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन आया था। प्रोजेक्ट 75I का संबंध जो है ये है पनडुब्बी से। पनडुब्बी, इसमें 6 को पनडुब्बी का बनाया था, हमको जहाँ तक याद है। 6 पनडुब्बी, देखिए 6 पनडुब्बी कौन कौन है, सबका नाम याद रखना है, ठीक है। इसका नाम है पहला INS कलवरी, INS वागसीर, INS वेला, खंडेरी, करंज, वागीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कांस्य पदक किसका मिश्रण है? कांस्य जो मिश्रण है, कांस्य को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं ना, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये मिश्रण है आपका कॉपर और टीन का। तो हम आपको बताए थे जैसे आपको डेल्टा मेटल, आपसे पूछेगा डेल्टा मेटल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो ये भी कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है। आपसे पूछेगा ब्रॉन्ज तो हो गया। आपसे पूछेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर का ट्रिक था नेताजी। निकेल, तांबा यानी कि कॉपर और जिंक, ठीक है। मोनल मेटल में क्या क्या होगा? मोनल मेटल में होगा कॉपर और निकेल, ठीक है। ऐसे ही कर करके आपको याद रखना है, ठीक है। वो सारा आप केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इतना बताया है कि एग्ज़ाम में आपका प्रश्न तो इम्पॉसिबल है छूटना। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? चलिए, कुद्रेमुख तो एक पहाड़ी है, पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट देखिए, इधर साइड से आती है पश्चिमी घाट, ये है वेस्टर्न घाट, और इधर साइड से आती है पूर्वी घाट। ये दोनों जहाँ मिलती है ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलता है उसको बोलते हैं नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है कि किसकी ऊंची चोटी क्या है, ठीक है। दोदा बेट्टा की अगर ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर। एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन है ये पूछ देता है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है दोदा बेट्टा, समझ लीजिएगा। नीलगिरी के मतलब दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा। नीलगिरी के दक्षिण में, नीलगिरी के अगर नीचे आएंगे तो आपको कौन कौन है? अनामलाई पहाड़ी है, अनामलाई। और अनामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, वो भी आपको याद रखना है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी के दक्षिण में है, कौन है? अनाईमुदी चोटी। और अनाईमुदी चोटी अनामलाई पहाड़ी पर है, और इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। थोड़ा सा अंतर है इसमें और इसमें, थोड़ा सा अंतर है। अब वेस्टर्न घाट में हम लोग देख रहे थे, तो वेस्टर्न घाट में आपको कौन कौन सा चोटी है? एक तो हो गया आपको कुद्रेमुख, जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कलसूबाई, उसके बाद महाबलेश्वर, उसके बाद मूलनगिरी, कुद्रेमुख। और ये तो हो गया वेस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट का भी देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट में आपको नल्लामलाई, वेलीकोंडा, पापीकोंडा, जवादी सेवाराय, पंचमलाई, सीरूमलाई, ये सारा ईस्टर्न घाट की चोटी है। तो ये चोटी अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो एक बार ज्योग्राफी वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है।
वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है? तो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, लोकटक झील के पास है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, और मणिपुर में ही आपका लोकटक झील है, लोकटक झील है। और ये आपका एक नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है। आप समझिएगा, राष्ट्रीय उद्यान का 2/3 भाग फुमडी, यानी कि ये जो केबुल लामजाओ है, इसका 2/3 भाग फुमडी से बना हुआ है। मिट्टी और बायोमास से निर्मित हुआ एक दलदल है, जो कि लगता है तैरता हुआ। तैरता क्यों है? क्योंकि ये फुमडी से बना है, फुमडी से 2/3 पार्ट इसका बना है, और यही जो है इसका तैरने का रीज़न है। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? ये संगाई हिरन के लिए पसंद है, फेमस है, संगाई हिरन के लिए फेमस है। और बात करें जम्मू कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? जम्मू कश्मीर में है दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख में क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क, और सबसे पुराना नेशनल पार्क है, 1936 में बना है ये, सबसे पुराना। लेकिन इसका नया नाम फिर से चेंज हो गया है, और नया नाम है इसका रामगंगा नेशनल पार्क। यानी कि इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ओल्ड नेम है, और इसका न्यू नेम है रामगंगा नेशनल पार्क। नाम पहले कुछ और था, बीच में कुछ और रहा, बाद में कुछ और गया। राजस्थान में है केवलादेव, और केवलादेव जो है एक पक्षी अभ्यारण्य भी है और एक नेशनल पार्क भी है, दोनों है। और ये क्यों फेमस है? साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए, अच्छा, ये जो हेमिस बताया है ये क्यों फेमस है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। केवलादेव साइबेरियन क्रेन के लिए, और एक और था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भी फेमस था। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। ये घाटी शब्द वाला जो आता है ना, वो आपको देख लेना है। पिन वैली कहाँ है? पिन घाटी, पिन वैली। ठीक है, साइलेंट वैली, फ्लावर वैली, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में। इस टाइप का घाटी वाला देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। और हाँ, मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, ये मध्य प्रदेश में है, सफ़ेद शेर के लिए पसंद है, फेमस है। मेघालय में बालफक्रम मेघालय में है। और आपका गुजरात में गिर, जो कि एशियाटिक लाइन के लिए फेमस है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए इतना ही है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आरबीआई विनियमन नहीं करती है? जिसको आरबीआई विनियमन नहीं करती। आरबीआई हमेशा विनियमन करेगी बैंकिंग संस्था को, जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं रहेगा उसको विनियमन नहीं करेगी। जैसे आवास और वित्त बैंक करेगी, उपकरण एवं निवेश संबंधी नहीं करेगी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां करेगी, यानी कि 2 आंसर हो गया। जो भी बैंकिंग से संबंधित रहेगी उसको आरबीआई नियमित करेगी, जो नहीं रहेगी उसको नहीं करेगी। चलिए आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका एक्ट आ जाता है 1934 में, 1934 में ही इसका एक्ट बन जाता है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि पहले ये प्राइवेट कंपनी था, मतलब प्राइवेट निजी स्वामित्व में था आरबीआई। लेकिन आरबीआई को भारत सरकार अपने अंडर लेने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ। 1949 में होता है इसका राष्ट्रीयकरण, और जैसे राष्ट्रीयकरण हुआ ये भारत की स्वायत्त में आ गया, भारत का पूर्ण स्वामित्व इस पर आ गया। इसका एक ही मापदंड है, ये बैंकों को रेगुलेट करेगा, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर होती है। और आरबीआई का फर्स्ट भारतीय गवर्नर पूछता है, पहला भारतीय गवर्नर कौन है? तो पहला गवर्नर जो था वो
ऑसबॉर्न स्मिथ, कहाँ गए, ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर वो हो जाएगा सीडी देशमुख। तो ये आरबीआई से संबंधित जो भी था मैंने बता दिया। आगे आता है अगला क्वेश्चन में, कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा है राजस्थान, 3 आपको याद रखना है, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, क्षेत्रफल में, ठीक है। और सबसे छोटा में, ये तो बड़ा में हो गया, और सबसे छोटा में है गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, जीएसटी, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ये छोटा में है, ठीक है। और यही अगर यूनियन टेरिटोरी में सबसे बड़ा में बात करें, यूनियन टेरिटोरी में क्षेत्रफल में, तो हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये यूनियन टेरिटोरी का बात हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा राजस्थान, बस इतना याद रखना है। बिहार की बात करें तो बिहार का कितवां स्थान है? 12वां, ठीक है। अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ये बिहार का क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, ये तो पैसिव वॉइस, ये सब का है पूछ दे रहा है, एक्टिव से पैसिव। ये है आई ईट बनाना एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ए बनाना, और ये चूंकि प्रेजेंट टेंस में है तो ईज हो जाएगा, इज ईटन बाय मी एवरी डे, यही होगा। तो वाज वाला तो पहले ही कट गया, हैज, हैव खत्म, वाज खत्म क्योंकि पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट टेंस में है, तो इसीलिए 3rd नंबर ही ऑप्शन होगा। इसको तो छांट के बनाने वाला तरीका है। आगे आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है सीजियम का, सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का। तो ये आपको याद रखना, आंसर हो गया सीजियम। एक बार साइंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, मेटल एंड नॉन मेटल, आपको बहुत समझ में आएगा। आगे बात करते हैं, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? तो जो स्केलर होगी वो स्थिर होगी, और जो वेक्टर होगी वो अस्थिर होगी। जैसे ये है आपका गति स्केलर, वेग वेक्टर, संवेग वेक्टर, त्वरण वेक्टर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि स्केलर ही आपका स्थिर रहेगा। जो वेक्टर होगा उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तो चूंकि वृत्तीय गति है तो दिशा बदलेगी, दिशा बदलेगी तो वेक्टर भी बदलेगा, इसीलिए वेक्टर कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, अस्थिर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए पहले देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। NSA आया था 1980 में, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, मीसा बोलते हैं इसको, मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, ये आया था 1917 में, लेकिन ये निर्शित हो गया, समाप्त हो गया 1975 में, 1975 में। यानी कि सबसे, और स्वापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम, इसको बोलते हैं PITNDPSA, और ये एक्ट आया था 1988 में। और विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम के लिए इसको बोलते हैं कोफेपोसा, कोफेपोसा, कोफेपोसा एक्ट आया था 1974 में। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? हमारा 1917 यानी कि 2, सबसे पहले 2 आपका 3 में और 1 इसमें है, तो इसमें कौन कौन सबसे पहले 2 आएगा? 2 के बाद 1917 के बाद 1974 यानी कि 4, 2 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, 2 4 1 3 यानी कि 1 नंबर, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, कुछ और चीज़ है जो जिसमें हम लोग को पढ़ना है, जैसे निवारक निरोध अधिनियम कब आया था? निवारक निरोधक अधिनियम, निवारक निरोधक अधिनियम जो है वो आया था 1950 में, लेकिन 1969 में समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और निवारक निरोध अधिनियम, इसका जिक्र था, निवारक निरोध कानून जो है वो, या निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण का कानून, ये आर्टिकल 22 से संबंधित है। निवारक निरोध यानी कि आपको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जो उपस्थित करने वाला जो रूल है वो इसी में है, ठीक है। और
इसके बाद बात करते हैं और कुछ है, जैसे कि PBMSECA एक्ट, यानी कि चोर बाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, ये 1980 में आया था। चोर बाजारी से संबंधित 1980 में आया था। उसका आतंकवादी टाडा एक्ट, आतंकवादी से संबंधित है, ये 1985 में आया था, 90 में समाप्त। उसके पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट जो है आपका, ये आया था 2002 में, 2004 में समाप्त। ठीक है। और एक और है जो बहुत ज़रूरी है, UAPA अनलॉफुल एक्ट एंड प्रिवेंशन एक्ट, है ना, अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन, ऐसे ही करके कुछ नाम है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। ये 1967 में आया था, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। इसमें 4 बार संशोधन हुआ है, 2004, 2008, 2012 और 2019, ये 4 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो UAPA एक्ट अभी भी चलता है, इसको यूज़ किया जाता है, पुलिस वाले यूज़ करते हैं इसको। तो चलिए, दरोगा में चूँकि ये सब ज़रूरी है तो आपको जानना है। चलिए आगे आते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन तक ही आज रहने देते हैं। अगला वीडियो जो आएगी उसमें इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को ऐड किया जाएगा और टोटल 100 क्वेश्चन से हमारा एक सेट। आप समझ रहे हैं एक सेट में आपको कितनी जानकारी होगी? अगर आपने 20 सेट भी कर लिया दरोगा का, 20 सेट, समझ लीजिए आपका बहुत क्वेश्चन, लगभग जीके कंप्लीट हो जाएगा, लगभग। इसका मैं 20 सेट करवाऊँगा दरोगा का, 20 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँगा, सारा जितना भी होगा सब करवाऊँगा। चलिए आज का यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।